चलिए, तो हम लोग आज क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। सेट ए हो चुका है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर बी करेंगे। तो याद रखेंगे इसमें मिक्स क्वेश्चन है, टोटल चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग 100% में ही कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बालक? क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो ध्यान देंगे, हम लोग किरचॉफ का 2 नियम पढ़े थे, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शायद आपको याद हो, किरचॉफ का 2 नियम हमने पढ़ा था। एक का नाम था केवीएल, ध्यान देंगे, एक का नाम था बालक, ध्यान समझिएगा, एक का नाम था किरचॉफ्स करंट लॉ और एक का नाम था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग धारा का नियम, याद रखिएगा, इसको हम लोग धारा का नियम, इसको वोल्टता का नियम कहते हैं। इसको संधि का नियम, याद रखिएगा, इसको संधि का भी नियम कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं संधि का नियम, इसको लूप का नियम बोलते हैं, लूप लॉ कहा जाता है। और याद रखेंगे, इससे और क्वेश्चन बन सकता है कि सर जो केसीएल है, जो संधि का नियम है, धारा का संधि नियम है, ये किस पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। जबकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, जिसको लूप लॉ आप बोलते हैं, ये किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो याद रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ये संधि का नियम कहते हैं। और इस नियम में क्या पढ़े थे कि सभी जितने भी धारा हैं, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, आपको बताया गया था कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0। और इसमें लिखे थे कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। याद है, कि जितना भी करंट होगा, जितना करंट इनपुट में होगा, उतना ही आउटपुट में होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि इधर से करंट I1 आया तो इधर से I2, इधर से I3 बन के निकल गया, और इधर से याद रखिएगा कि I2 बन के आया तो इधर से I4 बन के निकल गया। तो जितना इन दोनों को जोड़िएगा, जितना होगा उतना ही इन दोनों को जोड़ने पर भी होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है चुंबकशीलता का बीमा है। तो डायमेंशनल फार्मूला बताना है आपका। तो डायमेंशनल फार्मूला चुंबकशीलता के लिए, ठीक है, कौन होगा? MLT इनवर्स टू I इनवर्स टू। तो ये I इनवर्स टू को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, MLT इनवर्स टू A इनवर्स टू भी लिखते हैं। तो याद रखेंगे, A लिखिए या I लिखिए, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म के लिए बात कर रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कह रहा है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो आपको सर्किट में पढ़ाया गया था L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट, LR सर्किट, LC सर्किट, CR सर्किट, LCR सर्किट, और इसमें इंपिडेंस बताए थे, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा भी एक तरह का प्रतिरोध होता है। तो याद रखेंगे, इसको लिखते कैसे हैं? अगर LR के लिए कहा जाए तो याद रखेंगे, प्रतिबाधा को हम लोग लिखते हैं Z और LR, याद है। और ये कितना होता है? √R² प्लस XL का स्क्वायर, और यही XL टूटता है किसमें? L ओमेगा में। तो R² और ये होगा L² ओमेगा स्क्वायर। अब खोज लीजिए कहाँ है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 हो गया ना। ये सर्किट से रहा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है। तो संचरण मतलब क्या होता है? तो वे ऑफ प्रोपेगेशन होता है। समझ में आ रहा है? उधर वे ऑफ प्रोपेगेशन होता है। तो याद रखेंगे, दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द E क्रॉस B। ये हमेशा E क्रॉस B के समांतर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण का दिशा क्या होगा? तो E क्रॉस B होगा। ये 2 सदिशों का सदिश राशि होता है। तो E क्रॉस B के फॉर्म में इसका डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी के समांतर होगा, याद रखिएगा। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग आपस में हमेशा क्या रहता है? 90 डिग्री के कोण पर रहता है। उनके बीच हमेशा फेज का डिफरेंस कितना होगा? 90 का। चलिए, तो हो गया 4 का 4 हो गया।
5 में आते हैं। चलिए गेट आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। कह रहा है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, तो नॉर बाद में सीखिएगा, हम टोटल ही यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो आपने बोला कि सर और गेट में क्या था, तो और गेट में y इक्वल्स a प्लस बी होता है। अगर कह दे कि एंड गेट बताइए, तो एंड गेट में होता है y इक्वल्स a एंड b डॉट होता है, ये मल्टीप्लाई की तरह होता है। फिर हमने पढ़ा था नॉट गेट, तो ये होता है y इक्वल्स a निगेट a के ऊपर बार होगा। फिर हमने पढ़ा था, ठीक है, नैंड गेट हमने पढ़ा था, नैंड गेट, तो नैंड गेट में एंड होता है प्लस नॉट होता है, नॉट होता है। तो इसका बुलियन व्यंजक कैसे बनेगा, y इक्वल्स a एंड b, जैसे बार दिए तो क्या हो गया नैंड। अगर कह दिया कि नॉर है, नॉर, तो नॉर में याद रखिएगा और गेट प्लस नॉट गेट, और इसका बुलियन व्यंजक तो y इक्वल्स a और b हो गया, y इक्वल्स a और b, और जहां ये बार दिए तो हो गया नॉर। तो और प्लस नॉट इक्वल टू नॉर, तो ये खोज लीजिए, नॉर ही पूछ रहा था ना, तो नॉर पूछ रहा था, तो कहाँ ये आपको दिख रहा है, ये वाला किस में दिख रहा है, तो आपने बोला कि सर 4 वाला है, देखिए ना 4 वाला है, दिख रहा है इधर। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता, तो याद रखेंगे कोई आवेशित चालक हो गया और सतह पर यहाँ पर बहुत सारा आवेश है, तो कहीं भी निकालिएगा, कहीं भी तीव्रता निकालिएगा, याद रखेंगे तो इस सतह पर क्या होगा, लंबवत होगा, सतह पर क्या होगा 90 डिग्री बनाएगा, तो ये क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। क्लियर है बालक, क्योंकि हम लोग बाहर कहीं भी निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ कहीं भी निकालिए, तो ये क्या होगा, सतह पे हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट। हाँ ये तो आप जानते ही होंगे, मुक्त आकाश का पारावैद्युतांक, ठीक है, याद होगा आपको परमिटिविटी पढ़ाया गया है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, और याद रखेंगे ये कितना होता है, बताइए, ऑप्शन आप ही बताइए, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसका एक और यूनिट बताए थे, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2, याद है। ठीक है, तो अगर फैराड पर मीटर नहीं दिखे तो इसके साथ ये भी हो सकता है, कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। ठीक है, याद रखेंगे ये विद्युतशीलता है किसके लिए, तो निर्वात के लिए या मुक्त आकाश के लिए। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर में, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति बताइए, तो ध्यान देंगे इसी में से कोई आंसर होगा, तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो हम बोले कि E अपॉन टी लिख सकते हैं। ठीक है, तब P इक्वल टू VIT अपॉन टी, याद रखेंगे एनर्जी हटेगा ना तो VIT होता है, T से T कैंसिल, तो VI दिख गया, तो E तो है नहीं कहीं। फिर याद रखेंगे P इक्वल टू, इसको तोड़ दीजिए I को, तो I को तोड़िएगा तो V अपॉन R होगा, तो कितना होगा V स्क्वायर अपॉन R है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारा फॉर्मूला होता है जो यूज होगा उसको रखेंगे। 9 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, बताइए एनर्जी, एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एनर्जी है, सबसे एनर्जी का छोटा वैल्यू है। चलिए लेंज का नियम, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, तो याद रखेंगे लेंज लॉ बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्लियर है। हाँ, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। अब रुक जाइए, इसमें मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ाया था ना आप लोग को, वही है अंतिम प्रतिबिंब है। तो देखिए इसमें आपको मालूम है कि एस्ट्रोनॉमिकल में एक यहाँ होता है और एक यहाँ खगोलीय दूरबीन या दूरदर्शी। ठीक है, तो आप दूरबीन में देखे हैं लंबा पाइप जैसा होता है, आगे वाला शीशा बड़ा होगा, पीछे वाला कम छोटा होगा। तो याद रखेंगे
आप दोनों याद रखिएगा, ये जो हम लिए हैं ये भी कॉन्वेक्स है, उत्तल है, ये भी उत्तल है। अब ध्यान समझिएगा, इसका अगर फोकस लेना होगा तो F0 लेंगे और इसका F ही, इसको बोलते हैं अभिदृश्य का फोकस दूरी, इसको नेत्रिका का। तो याद रखेंगे कि इसका फोकस बड़ा होना चाहिए। शर्त सुन लीजिए कि खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्य का फोकस दूरी आकार बड़ा होना चाहिए, किससे? तो नेत्रिका वाले से, वो बड़ा होगा। अब क्या होगा कि इसमें 2-3 केस में इमेज बनता है, तो याद रखेंगे। अब मान लीजिए आप सूर्य को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, कोई भी आकाशीय पिंड को देखेंगे तो अनंत पर स्थित है, तो कहां बना देगा? तो यहाँ फोकस पर बना देता है, अपना प्रतिबिंब फोकस पर बनाएगा, और ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, और ये ठीक है अनंत पर बना देगा, क्योंकि फोकस पर जब वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। तो अब देखिए उसके रिस्पेक्ट में अब इसका नाम दीजिएगा तो कहिएगा सर इसका ना प्रतिबिंब है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? सीधा है, याद रखिएगा सीधा। लेकिन ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में क्या है? उल्टा है। तो आप बोलेंगे कि काल्पनिक है, ठीक है, उल्टा है, और आकार में क्या होगा? बड़ा। काल्पनिक को वर्चुअल या इमेजिनरी भी बोलते हैं, ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा? तो होता इरेक्ट है, लेकिन यहाँ इरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये, याद रखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में आप इसको वर्चुअल बोल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में काल्पनिक है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें होगा काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। कहां है? 3, काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। अब एक चीज और, कहीं कहीं हमने ऑप्शन में देखा है सीधा भी दिया है, तो सीधा कब होता है? जब पिंड आकाशीय रहे। अच्छा ये बताइए कि सूर्य को आप देख रहे हैं तो गोल पिंड का उल्टा गोले न रह जाएगा जी? बात समझ में आ रहा है? अब बोले कि 0 को उलट के बताइए क्या होगा, तो 0 ही रह जाएगा। आप कोई भी चेंज करेंगे तो 0 ही ना रह जाएगा। तो उस केस में कहिएगा कहां उल्टा बना है सर? ये तो सीधा ही बना है। तो याद रखेंगे कि गोलीय पिंड के केस में कभी कभी काल्पनिक एवं सीधा हो जाता है। कब? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को राउंड फिगर स्फेरिकल लेंगे, आकाशीय पिंड लेंगे तब। तो याद रखिएगा कि जनरली कहीं कहीं हमने देखा कि काल्पनिक एवं सीधा भी हो जाता है। तो सीधा कब होगा? जब पिंड क्या रहता है? गोलीय रहता है, ठीक है, क्योंकि गोल पिंड का उल्टा सीधा होता ही नहीं है, वो हर तरफ से क्या है? गोल ही। तो याद रहेगा। चलिए, काल्पनिक एवं उल्टा और बड़ा होता है, साइज नहीं लिखा है लेकिन याद रखेंगे साइज क्या होगा? बड़ा, तभी ना हम लोग देख पाएंगे उसको। तो कोई भी दर्शी है, कोई भी याद रखेंगे, वो सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, ये सब बड़ा ही प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि हम लोग को बड़ा करके ही इसको देखना होता है, ठीक है। और वो भी अंतिम बोला है क्योंकि इसमें 2 गो प्रतिबिंब बनता है, एक प्रारंभिक एक अंतिम। हाँ, ये करेगा। यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? When 2 lenses are kept in contact with each other and which having focal length f, ठीक है, then what is the equivalent focal length? बताए थे, ठीक है। तो दूरी वाला भी बताए थे, आपको याद होगा, डिस्टेंस से रखा जाए वो भी बताए थे। तो जब एक दूसरे के संपर्क में रखिएगा तो याद रखेंगे इसका डायरेक्ट वाला फॉर्मूला ले लें कि F इक्विवेलेंट क्या होगा? तो F1 इंटू F2, तो दोनों बराबर है ना? है जी, दोनों तो एक ही है। तो आप बोलेंगे कि सर दोनों एक ही है, तो F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2, तो ये हो जाएगा F है इंटू F है, और F कितना? 2F, तो कैंसिल हो जाएगा, एक तो कितना बचा? F अपॉन 2 है ना इसमें, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, दूर पे रहता तो उसका भी फॉर्मूला पढ़ाए थे। इस संपर्क में लिए है ना, कह देता कि नहीं दूर है तब बताइए, तब इसका फॉर्मूला होता कि 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 इंटू F2, और इसमें D क्या है? वही दूरी है जितना दूरी पे आप उसको रखते हैं, ठीक है। तो इस संपर्क में रखिएगा तो वैसे बनाइएगा। ये कब यूज करेंगे? जब दूरी पर रहेगा तब, कोई भी लेंस रहे। चलिए, कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, तो कौन करता है? ध्रुवण। याद है, थॉमस यंग ने और फ्रेनेल ने मिलकर बताया था कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, और जब प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव माना गया तभी पोलराइजेशन प्रकाश के ध्रुवण को दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तब पोलराइजेशन कब दिखाएगा? जब ट्रांसवर्स वेव मानिएगा तब, जब इसको अनुप्रस्थ तरंग मानेंगे तभी जाके ये ध्रुवण को दिखाता है। चलिए, कह रहा है कि एक पतले फिल्म के
रंग का कारण है। ठीक है, फिल्म क्या होता है तो याद रखेंगे, कोई भी आप शीट जो लेते हैं उसको फिल्म, जैसे हम लोग वाटर का जो ऊपर अपर लेयर होता है ना, उसको हम लोग फिल्म बोलते हैं, सरफेस फिल्म कहा जाता है। झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन टाइप का होता है, तो उसको फिल्म कहा जाता है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, वाटर पर कुछ ऑयल स्प्रेड कर दीजिए, पानी है उस पर तेल का कुछ बूंद छिड़क दीजिए, आपको अलग अलग कलर में चमकता हुआ दिखेगा। या सीडी का कैसेट पे एक लेयर चढ़ाया रहता है, वो भी एक तरह का फिल्म होता है। और इस सब का कारण क्या होता है तो इंटरफेरेंस होता है, जिसको आप व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। बात समझ में आ रहा है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ये अलग अलग रंग का दिखाई देता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये भी रिवीजन करवाए थे, आपको याद होगा। आपको हमने बताया था पावर फैक्टर कैसे लिखा जाता है, cos फाई से लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है तो दो डेफिनेशन था, cos फाई इक्वल टू R अपॉन Z भी होता है। ठीक है, उसके बाद एवरेज पावर अपॉन रियल पावर भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यही पावर फैक्टर है। ठीक है, यही पावर फैक्टर है, cos फाई से हम लोग इसको लिखते हैं। चलिए, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हैं इंडक्टेंस, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया गया था, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है, हेनरी होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे हेनरी किसको कहा जाता है तो वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स 1 को हेनरी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स 1 को हेनरी। कैसे? तो आपको शायद मालूम होगा कि हम लोग ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल L इंटू DI/dt पढ़े थे, इसमें यही ना आपका स्वप्रेरकत्व गुणांक है। अन्योन्य में भी m हो जाता है, तो स्वप्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व, तो जब L निकालिएगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तब विद्युत वाहक बल ये dt और नीचे क्या आएगा di। तो बताइए कि ये विद्युत वाहक बल है तो वोल्ट, टाइम है तो सेकेंड, और करेंट है तो एम्पियर, तब वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स 1, इसी को क्या बोलेंगे? हेनरी। तो इसमें हेनरी है ना। हाँ, ये तो बता देंगे। डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनामो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। 10th में ही आपको पढ़ना था। ठीक है, याद रखेंगे, उसमें प्रभाव नहीं, केवल चुंबकीय प्रेरण नहीं और केवल विद्युतीय प्रेरण नहीं, क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI लिखा जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट 18 पे बात कर ले। ये बहुत बार पूछा हुआ है, और याद रखिएगा डाटा चेंज करके भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो इक्वेशन है इसको, ठीक है, कंपेयर करते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। आपको याद होगा, आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाए थे, प्रत्यावर्ती धारा, उसमें ही समीकरण मिला था। तो देखिए ना, इस I0 को हम लोग धारा का शिखर मान कहते हैं, और इसको इससे कंपेयर किया जाता है। फिर साइन को कंपेयर कीजिए साइन से, फिर टाइम को कीजिए टाइम से। तो ओमेगा को किससे कंपेयर कर सकते हैं तो ये 100 पाई से। समझ में आ रहा है कि नहीं जो बोल रहे हैं? इधर समझ में आ रहा है तुमको? फिर से समझिए। हमने बोला कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, इसका पहले एक समीकरण बनाइए। तो हमने बोला कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण पढ़े थे, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, यही पढ़ा था हमने। इसको समीकरण का नाम दे देते हैं। अब दोनों का तुलना कीजिए, तो आप बोलेंगे सर कि इसमें अगर कह दे कि धारा का शिखर मान बताइए तो यही हो जाएगा। अगर हमसे कह दे पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो कितना होगा? 0.6 एम्पियर, यही हो जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछ नहीं रहा है, तो याद रखेंगे इसको इससे कंपेयर करेंगे, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे, साइन को साइन से कंपेयर करेंगे। तो ओमेगा को किससे कंपेयर कीजिएगा? 100 पाई से। ठीक है, 100 पाई से। अब हो गया मेरा काम। तो आपने बोला कि सर ये टोटल में आपको क्या चाहिए, तो हमको केवल 100 पाई। तो इक्वेशन क्या है? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन है। तो इसमें किसको निकालिए जाए? ओमेगा को, और इसमें किसको निकाला जाए? 100 पाई को। तो अब बताइए कि ओमेगा इक्वल टू 100 पाई है यहाँ पे, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ये होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई इंटू आवृत्ति। तो ये कितना हुआ? 100 गुने पाई, 100 पाई।
तो हमने बोला कि पाई से पाई कैंसिल करा दीजिए, तो आवृत्ति कितना हुआ, तो 100 हुआ और नीचे 2 कैंसिल करा दीजिए, कितना 50। यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज है ना इसमें, तो केवल ये हो जाएगा। अगर पाई नहीं रहता तो 50 हर्ट्ज होता, 50 पाई आ जाता है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत, ये बहुत बार पूछा हुआ है तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें तुलना करते हैं, कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं। ये तो फॉर्मूला है बूस्टर्स लॉ, तो याद होगा आपको पढ़े थे म्यू इक्वल टू tan IP, याद है। या अगर IP लिखना हो तो क्या होगा, tan इनवर्स म्यू होगा यार, ठीक है। दोनों में से कोई हो सकता है, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है बालक। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर पर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सुन लीजिए, हम सबका बता दे रहे हैं एक लाइन में, ठीक है। तो जिसको आप धातु बोलते हैं, याद रखेंगे, धातु को क्या बोलते हैं, मेटल। तब मेटल में याद रखिएगा, तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसमें उल्टा होता है, अपवाद में यही है। फिर हमने बोला कि मेटल हो गया, ठीक है। अधातु को, या आप कह सकते हैं कुचालक, तो कुचालक को इंसुलेटर बोलते हैं, ना कुचालक को। तो कुचालक में तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। फिर अर्धचालक, इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध। फिर हम बात कर लेते हैं मिश्र धातु का। हाँ, मिश्र धातु एलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु एलॉय कहा जाता है। तो एलॉय में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आर अचर रहता है, अचर मतलब जितना है उतने रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक और था सुपर कंडक्टर, अतिचालक बोलते हैं ना जी, अतिचालक, सुपर कंडक्टर। तो याद रखेंगे, तापमान बढ़ा दीजिए, इसका रेजिस्टेंस हमेशा 0 रहता है। तो सारा बता दिया ना एक जगह। तो याद रखेंगे, ये तो सेमीकंडक्टर वाला है, तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, घट जाए। क्लियर है। 21, ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला है, आगे पीछे कर देता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात बताइए। तो याद रखेंगे, शिखर मान को I0 से लिखते हैं और वर्ग माध्य मूल मान को IRMS कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो याद रखेंगे, इसका तो यही हो जाएगा, और इसका होता है I0 अपॉन √2, इसका वैल्यू होता है। तो क्या इसके अपॉन में 1 दे के 1 2 3 4 कर ले, तो ये कितना होगा, I0 और ये √2 अपॉन I0, ये दोनों कैंसिल, तो √2 और नीचे 1 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 है। अच्छा, यही नाम उल्टा कर दिया जाए, इसको पहले रखा जाए उसको बाद में, तो ये हो जाएगा आंसर। तो यही एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि नाम कौन दिया है, पहले शिखर मान है या वर्ग माध्य मूल मान, जो देगा उसको रख के निकालना है। ये भी कम्युनिकेशन से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए किस फ्रीक्वेंसी वेव का यूज करेंगे, तो 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। देखिए इधर हम घेर दी, ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति परास का तरंग हम लोग टेलीविजन प्रसारण के लिए करते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट 23, करा है कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, देखिए इसको बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहा जाता है, टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क इंग्लिश है, इसका हिंदी बल आघूर्ण। तो आपको याद होगा कि टॉर्क भी सदिश है, और ये क्या होता है, तो P क्रॉस E होता है, और जब ये टूटता है तो साइन में टूटता है, P साइन थीटा, याद है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टॉर्क कितना होगा, तो खोज लीजिए इसमें कौन होगा, तो P क्रॉस E होगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट,
करेंगे पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरियर हो जो चार्ज कैरियर होता है कौन होता है? होल। तो याद रखेंगे अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो अर्धचालक में दो चार्ज कैरियर होता है, दो धारावाहक होता है। कौन कौन? तो एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल, ठीक है, जिसको छिद्र या कोटर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि जिसमें, याद रखिएगा अगर कह देगा कि पी टाइप है तब पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। याद रखेंगे पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, और पॉजिटिव टाइप में कौन ज्यादा होगा? होल। अगर ये एन टाइप रहता, कह देता कि नहीं एन टाइप में बताइए धारावाहक कौन है, तो एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, और निगेटिव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? तो ये पी टाइप है तो कौन ज्यादा होगा जी? होल। और दोनों ही धारावाहक होते हैं, होल भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो याद होगा आपको पढ़ाए थे कि mt इनवर्स 2, ठीक है, a इनवर्स 1, याद है? अब इसमें खोजिए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कौन है इसमें? तो a की जगह पे I दिख जाएगा, तो यही तो दिख रहा है जी। देखो तो L का पावर 0 मतलब 1 हो जाता है ना, तो L का पावर 0 मतलब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। बात समझ में आ रहा? तो देखिए वही है कि नहीं, किसी का पावर 0 तो वैल्यू तो 1 हो जाएगा। 26 करा कि एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर पूछ रहा है एलआर परिपथ, तो सुन लीजिए ना, पावर फैक्टर अभी कॉस फाई क्या बताए थे? आर अपॉन जेड हमने बताया था, जेड इम्पिडेंस। अब ये जेड किसका है? एलआर सर्किट का। तो कुछ नहीं करना है, आर ऊपर, और इसके लिए अभी तो बताए थे कि आर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। खोजिए तो आप देखिए ना, ऊपर में तो आर इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो कहां है? एक ही जगह। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। आगे बढ़े। 27 करा कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 100 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बताइए। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो याद रखेंगे टाइम पीरियड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा संबंध रखता है, जैसे t इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम बी, यही होता है। ठीक है, आई अपॉन एम बी। तो हमने बोला कि यहाँ पर b के साथ हमको रिलेशन चाहिए, तो b के साथ अगर रिलेशन चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि सर b के साथ तो यही रिलेशन है, दिख रहा है ना बालक, ये रिलेशन है b के साथ। अब क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना कर दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बताइए। तो हमने बोला कि टाइम को अगर t1 अपॉन t2 कर लिया जाए, याद रखिएगा टाइम को अगर t1 अपॉन t2 कर ले तो क्या यहाँ पर b2 अपॉन b1 हो जाएगा? उल्टा है कि नहीं? ऊपर नीचे है ना, तो हमने बोला t1 ऊपर है तो b1 नीचे, और t2 ऊपर है तो b2 नीचे। अब बताइए कि मान लेते हैं कि पहले मेरा तीव्रता b1 था और आप कितना गुना बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? चौगुना, मतलब 4 गुना। तो हम b2 के जगह पे 4b1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। पहले आपका b1 था लेकिन बाद में 4 गुना बढ़ गया तो 4 गुना में 4b1 हो गया। अब b1 से b1 कैंसिल, अंडर रूट में 4 है तो बाहर कितना निकलेगा? 2 हो गया। अब आपने बोला सर ये क्या निकाले हैं, तो ध्यान से देखिए, हमने बोला कि t1 अपॉन t2 इक्वल टू 2 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो t1 इक्वल टू 2t2 हो गया, और यहां से अगर t2 निकालेंगे t2 तो क्या ये t1 अपॉन 2 हो जाएगा? हमको t2 ना चाहिए था, पहले वाला तो टाइम मालूम है कि t1 है, ठीक है, बाद वाला टाइम पूछ रहा था कि बाद में बताइए जब चौगुना हम कर दिए हैं तीव्रता को तब, तो t2 निकालना था। तो देखिए t2 निकालिएगा तो क्या होगा? t1 अपॉन 2, मतलब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा बालक, याद रखिएगा। यहाँ समझ सकते हैं यहाँ पे कि t और b में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो t1 t2 लिया गया है अंडर रूट में b2 अपन b1। पहले तीव्रता b1 था, बाद में 4 गुना बढ़ गया तो 4b1 b1 कैंसिल, तो 2 बाहर। अब यहाँ पे इतना बचा, आप इससे मल्टीप्लाई करा दिए तो t1 इक्वल टू 2t2, और जब t2 निकालेंगे तो ये डिवीजन में आएगा, तो आपका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आधा, जस्ट हाफ।
कह रहा है कि निम्नांकित में किसे महत्तम भेदन, देखिए इसमें थोड़ा सा एरर है टाइपिंग, ये भेदन क्षमता होता है, पेनेट्रेटिंग पावर होता है। और अगर किस में, अगर निम्नांकित में किस में महत्तम क्षमता ज्यादा होता है, महत्तम भेदन क्षमता का मतलब कि जो पार करके चला जाए, मतलब किसी वस्तु को पार करके जाने का क्षमता किस में होता है, तो गामा में। तो याद रखेंगे किसी भी पिंड को भेदने का क्षमता, भेदन करने का क्षमता सबसे ज्यादा किस में होता है, गामा। ठीक है, इससे कम किसका होगा, एक्स का होगा। इससे कम किसका होगा, एक्स का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप लिखे हैं ना, यहाँ पे याद रखेंगे कि इसमें गामा सबसे ज्यादा और इससे कम क्या होगा, एक्स होगा। चल 29, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, तो याद रखेंगे अल्फा पे प्लस होता है और बीटा पर माइनस। तो याद रखेंगे कि जिसके पास आवेश है, जैसे प्लस और माइनस आ गया, तो ई विद्युतीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होगा और चुंबकीय में भी होगा, दोनों में होगा। तो याद रखेंगे कि इट डेविएट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होगा। अभी बताए थे जी गेट, आप बताइए आंसर। नैंड गेट, तो नैंड में कौन है, एंड गेट पहले है और उसके बाद नॉट गेट। तो y इक्वल्स ए एंड बी कर लिए और नॉट के लिए रेकलिंग लगा दी। कहाँ है इसमें, पालाइन बस, ठीक है। 31 कह रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर, तो अभी मिला है जी, ये किरचॉफ्स करंट लॉ या संधि का नियम बोलते हैं, और समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये मिला था, क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है, शून्य होता है। अच्छा, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, हाँ फर्स्ट चार्ज पर, और सेकंड, बहुत अच्छा, ठीक। 32 हाँ, कर रहा है विद्युत वाहक बल की बीमा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, आप ही बताइए पहले, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बताया जाए क्या हो सकता है इसमें से। तो निकाल भी सकते हैं, ये आपको याद भी होगा, बता दें, ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। क्लियर है, वोल्टेज ही है, वर्क डन अपन 4 से निकाल लीजिए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर वर्क डन अपॉन चार्ज, तो ये कितना होता है, ml² T इनवर्स 2, और चार्ज का क्या होता है, 8T। तो देखिए ना, ml² ये ऊपर जाकर T इनवर्स 3 कर देगा, और ये ऊपर जाके क्या होगा, A इनवर्स 1, तो है ना वहां पे। 33 एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो एम्पियर के साथ घंटा रहे, मतलब एम्पियर घंटा रहे, एम्पियर मिनट रहे, एम्पियर सेकंड रहे, यह हमेशा किसका मात्रक होगा, आवेश का, चार्ज का, ठीक है। प्रतिघात का मात्रक होता है, तो प्रतिघात का ही नहीं, प्रतिघात भी एक तरह का प्रतिरोध है, प्रतिबाधा भी एक तरह का प्रतिरोध है, और सभी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो याद रखेंगे रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस, तीनों का यूनिट क्या होता है, तो तीनों का यूनिट होता है ओम। क्लियर है, नेक्स्ट। एक प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो आपको मालूम है वेवलेंथ। व्हेन अ लाइट रे passes through glass slab then its wavelength क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो हवा में ही होता है। तो याद रखेंगे जब प्रकाश का कोई किरण ग्लास स्लैब मतलब कांच की पट्टी में जाएगा तो इसका तरंग का लंबाई क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबाई तो हवा में ही होता है, ठीक है। तो किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है, हाँ, अगर हवा छोड़ के कोई देगा तब नाम देखना पड़ेगा कि रेयर टू डेंसर है कि डेंसर टू रेयर। हाँ, बताए थे
कि जब एमीटर को शंट करेंगे तो उसका मेजरमेंट का रेंज बढ़ जाता है, ठीक है, मापन सीमा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो किसी भी एमीटर को शंट करने से, कम प्रतिरोध को शंट बोलते हैं, स्मॉल डिस्टेंस को शंट करने से इसका मापन सीमा क्या होता है, बढ़ जाता है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो E इक्वल टू एच न्यू पढ़ाए थे, और यही न्यू टूटता है तो C अपॉन लैम्डा, तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा खोजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। H का वैल्यू बताइए, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, याद रहेगा 38। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो याद रखेंगे तप्त तार एमीटर क्या मापेगा, तो प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। तो ये हॉट वायर एमीटर के लिए बात हो रहा है, तो याद रखेंगे ये जो अभी करंट जा रहा है ना, इसमें ये आरएमएस ही होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होता है। जो अभी करंट जा रहा है ये आरएमएस ही वैल्यू होता है। और पीक वैल्यू जो आप निकालते हैं ना, वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इतना होगा या कम से कम इतना होगा, तो मैक्सिमम को डिनोट करता है। तो ये जो अभी है ना, ये आरएमएस ही होता है। तो तप्त तार एमीटर क्या मापेगा, तो मूल औसत वर्गमान किसका, तो प्रत्यावर्ती धारा का, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हाँ ये बताए हैं। स्टेप अब कर हिंदी में पहले पढ़ दे रहे हैं। कर किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट हैं, तब क्या होगा। अब ध्यान समझिए, कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो याद रखेंगे कह देगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, लो वोल्टेज को किसमें चेंज करेगा, हाई। तो याद रखेंगे हाई में चेंज करने के लिए वो दूसरा वाले में कॉइल ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपने बोला कि सर पहले वाले में कॉइल N1 था, दूसरे वाले में N2, तो अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो इसमें कॉइल ज्यादा होना चाहिए। तो कहां इसमें दिख रहा है, N2। क्लियर है वाले। तो याद रखेंगे कि स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज ज्यादा करता है और करंट को कम। वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब करंट कम होगा, और वोल्टेज कम का मतलब करंट ज्यादा। क्लियर है, दोनों में याद रखें। कभी कभी करंट के साथ भी रिलेशन पूछ दे रहा है। 40 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, इसको प्रकाशीय तंतु कहते हैं। तो प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद है, जो ब्रॉडबैंड वगैरह इंटरनेट में यूज करते हैं हम लोग केबल। चलिए नेक्स्ट और है, आई थिंक ये लास्ट ही होगा। कितना है, नहीं लास्ट एक और है, 42 तक है। करेक्ट। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखेंगे जितना, जैसे अभी आपने लेंस लिया था ना, तो अगर यहां ले लिए एगो यहां ले लिए तो लेंथ बढ़ा दिए ना दोनों लेंस के बीच का। याद रखेंगे दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस ही आपका क्या होता है, नली की लंबाई। तो जितना ज्यादा दूर पर रहेगा उतना ही इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, ज्यादा। तो याद रखेंगे नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होता है, ज्यादा। ठीक है। लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण याद होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो m इंटू 12, इसमें ये क्या था, पोल स्ट्रेंथ। तो इसका एम्पियर मीटर होता है और इसका मीटर हो गया तो क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कहां है, सेकेंड। बस यहीं तक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां तक समझने में, ठीक है, यहीं पे रोक दिया जाए।